PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी अति महत्वाकांक्षी योजना जो 2015 में आई थी और देश भर में यह ढिंढोरा पीटा गया था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा हो जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ और इस बार के बजट में 2024-25 के बजट में एक बार फिर से यह कहा गया है कि हम 3 करोड़ एडिशनल घर बनाएंगे। सबसे पहले तो किसी भी पॉलिसी के सक्सेस और फेलियर के लिए हम डाटा पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि भारत सरकार के अपने वेबसाइट पे डाटा में मिसमैच है। एक तरफ कहा जाता है जरूरत है 1 करोड़ 12 लाख अर्बन घरों की और हमने सैंक्शन किया है 1 करोड़ 18 लाख। उसके बाद इस बार के बजट में 3 करोड़ एडिशनल घरों की बात कर दी जाती है। ये पूरा का पूरा जो हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स है ऐसा लगता है कि इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये समझना वैसा ही है जैसे क्रिकेट में स्कोर निकालने के लिए डकवर्थ लेविस मेथड यूज होता है जिसको कोई नहीं समझ सकता है। देखिए, मैं PMAY को एज ए कॉन्सेप्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। यह एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन एक ऐसी ओवर एम्बिशियस योजना है जो इंडिया के जैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री में बिना कंट्री की ग्राउंड रियलिटी को समझे कंसेप्चुअलाइज किया गया है। इंडिया में आज भी 49% लोग या तो स्लम में रहते हैं या स्लम जैसे हालात में रहते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। मेरा मानना है PMAY योजना में कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली बात यह कि PMAY अर्बन और ग्रामीण दोनों को पॉलिसी में एक लेंस से देखा गया। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज और रूरल हाउसिंग शॉर्टेज दोनों दो अलग मुद्दे हैं। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों के फंडामेंटल्स अलग हैं। दूसरा, ये पार्टनरशिप सेंटर स्टेट के पार्टनरशिप में था और हम सब जानते हैं इंडिया में जहां सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है कुछ स्टेट्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है और कुछ स्टेट को बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाता है। तीसरा, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसका काम इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना था, क्या वो ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट है? चौथी बात, जिन लोगों के लिए, जिन गरीब लोगों के लिए आपने PMAY योजना के तहत घर की बात की थी, उनके लिए बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का इशू है। कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको लेंड नहीं करना चाहता है और जाहिर सी बात है कि कोई भारत सरकार 100% पैसा तो दे नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां कुछ लिगेसी इश्यूज हैं। जब हम मैच्योर्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं, कुछ बड़े डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पे हाउसिंग के साथ सोशल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे यहां नहीं है। फाइनेंशियल मॉडलिंग पे आएगी ये अगर, तो जैसा कि मैंने कहा सेंटर स्टेट रिलेशन की प्रॉब्लम है और सेंटर ने अभी तक जो डाटा पब्लिक डोमेन में है उसके अनुसार सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट किया है। मेरे ख्याल से PMAY अपने आप में उसी दिन डिफीट हो गया था जिस दिन आपने टारगेट ऑडियंस के इनकम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को नहीं देखा था। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस आए हैं जहां PMAY के तहत बेनिफिशियरी को पैसा मिला है, लेकिन बेनिफिशियरी ने उस पर काम नहीं किया है, घर नहीं बनाया है और अब रिकवरी का इशू आ रहा है। गाजियाबाद में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। भारत सरकार की संस्था CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ने भी इस पर आपत्ति उठाई है। CAG का कहना है कि इसमें इर्रेगुलरिटी हुई है। सवाल यह उठता है कि जब हम इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हमने प्रॉपर स्टडी के बिना यह प्रोजेक्ट कमीशन किया था? और क्या यह भारत जैसे कंट्री में शर्म की बात नहीं है कि एक ऐसा देश जहां की हिस्टोरिकली और कल्चरली हाउसिंग को बेस्ट सोशल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट माना गया है, वहां इतना हाउसिंग शॉर्टेज है?
अभी आपने 3 करोड़ एक्स्ट्रा बजट घरों की बात कर दी है इस बजट में। क्या आपने यह समझने की कोशिश की उसके पहले कि चीजें गलत कहां हो रही हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक हॉलिस्टिक प्लानिंग की जरूरत है, पास्ट मिस्टेक्स से सीखने की जरूरत है ताकि हम नए मिस्टेक ना करें? ग्लोबली जब हम देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी डेमोग्राफिक चैलेंजेज, हाउसिंग शॉर्टेज हमारी तरह रही है। उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया है? अगर हम पैरेलल चैलेंजेस की बात करें तो आज से कुछ साल पहले चाइना के पास भी वही सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे पास हैं। सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, करप्शन, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर मेंटेनेंस, ये सारे लीगेसी इश्यूज तो चाइना के पास भी थे। चाइना ने कैसे ओवरकम किया है? हाँ, ये मैं मानता हूं, मेरी जो चाइना प्रॉपर्टी मार्केट पे स्टडी है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि चाइना को भी पूरी हाउसिंग रिफॉर्म्स को लाने में 30 साल का वक्त लगा। हमारे यहां PMAY अभी 9 साल पुराना है तो इसलिए अभी कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन डायरेक्शन तो हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं। चाइना में आज भी बहुत सारे जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हैं वो स्लम फ्री सिटीज हैं। ये उस मिथ को डिमोलिश करता है कि जब रैपिड अर्बनाइजेशन होता है तो लेबर क्लास शहरों में आता है और स्लम क्रिएट होता है। स्लम क्रिएट तब होता है जब आपके लेबर क्लास का मिनिमम वेजेज जो हैं वो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स से मैच नहीं करता है। हम चाइना के मास हाउसिंग की तरफ जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पे उनकी मास हाउसिंग और पुअर लोगों के लिए हाउसिंग सक्सेसफुल हुई है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। हमारे यहां अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए PMAY पे क्वेश्चन मार्क्स हैं और ये क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे क्योंकि हम कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। चाइना में जैसे पब्लिक रेंटल हाउसिंग पॉलिसी है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेंटल हाउसिंग पॉलिसी है, शेयर्ड ओनरशिप की पॉलिसी है। सिर्फ एक लॉफ्टी ओवर एम्बिशियस PMAY अनाउंस कर देने से इस देश की हाउसिंग शॉर्टेज, गरीबों के लिए घर की कमी पूरी नहीं हो सकती है। चाइना में जो सबसे बड़ी बात है, रियल एस्टेट मार्केट रेगुलेटेड है। बिल्डर्स प्राइस एब्जॉर्ब उतना नहीं एब्जॉर्ब कर सकते जितना देश का एलिट क्लास बियर करता जाए, एब्जॉर्ब करता जाए। PMAY मैं फिर से कहता हूं एक बहुत अच्छी योजना है, ओवर एम्बिशियस योजना है, लेकिन इसका एक्सिक्यूशन टिपिकल इंडियन स्टैंडर्ड से हो रहा है और यहीं पे मेरा विरोध PMAY के एक्सिक्यूशन से है।